नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक, 18 व 19 जून को प्रदेश में फिर से बारिश के आसार। NCR से बाहर नहीं होंगे हरियाणा के 5 जिले, प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में लिया गया फैसला, 4 नमो सिटी विकसित होंगे। कैबिनेट में फिर आएगी हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 22 जून को होगी चर्चा, मंजूरी के बाद जारी होगा शेड्यूल। एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर, हरियाणा बोर्ड ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल, बताएंगे पूरी अपडेट। आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। हरियाणा में इन लोगों पर सरकार की नजर, PPP डेटा खंगाल रही है सरकार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स को दी बड़ी राहत। नीट UG परीक्षा को लेकर सख्ती बढ़ी, नीट री एग्जाम तक टेलीग्राम पर लगी रोक, 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। नौकरी गई तो भी चिंता नहीं, ESIC देगा 3 महीने तक आधा वेतन, जानिए पूरे नियम। हरियाणा रोडवेज में हो सकेंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर, अनिल विज ने दी मंजूरी। रेडमी का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन टर्बो 5 लॉन्च हुआ, शुरुआती कीमत 35,999 रुपए। और PM नरेंद्र मोदी 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिले। G7 समिट में दोनों ने 5 मिनट बात की। मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस हुए। और अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रही हरियाणा के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। 2 मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ली है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा। वर्तमान परिदृश्य में लगातार पश्चिमी विक्षोभ और टर्फ सक्रिय हो रही है, जिससे हरियाणा और दिल्ली NCR में लगातार प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। वहीं 18 जून यानी कल एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते 18 और 19 जून के दौरान एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर 15 जून के बीच हरियाणा में प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से बेहतर रही हैं। इस दौरान प्रदेश में औसतन 20.3 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत 17.3 mm है। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय रहने से पलवल, रेवाड़ी, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और ठंडी हवाओं का असर तापमान पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। देर शाम और रात के समय चल रही ठंडी हवाओं ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। हरियाणा सरकार ने परिवार या पहचान पत्र यानी PPP के तहत अकेले रहने वाले व्यक्तियों के सत्यापन अभियान को तेज कर दिया है। सरकार का उद्देश्य पात्र नागरिकों की सही पहचान सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना है। परिवार पहचान प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में कुल 3,54,215 व्यक्तियों ने स्वयं को परिवार पहचान पत्र में अकेला व्यक्ति दर्ज करवाया है। इनमें से 1,90,112 व्यक्तियों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम दर्ज है। अब तक 1,66,240 व्यक्तियों का गरीबी रेखा यानी कि BPL श्रेणी के तहत सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है, जबकि शेष लाभार्थियों का सत्यापन कार्य जारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 4 और 5 जुलाई 2026 को किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारी समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करने की अपील की है। बोर्ड के अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ और सचिव मुनीष शर्मा ने बताया कि 4 जुलाई यानी शनिवार को लेवल 3 PGT की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। वहीं 5 जुलाई यानी रविवार को 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी। पहले चरण में लेवल 2 यानी TGT की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरे चरण में लेवल 1 यानी PRT की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR की सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। मंगलवार को दिल्ली में NCR प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। पहले हरियाणा के 5 जिले NCR से बाहर होने की चर्चा थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद CM नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा का पुराना एरिया पहले की तरह ही रहेगा। अभी प्रदेश के कुल 23 में से 14 जिले NCR में थे। यदि NCR का दायरा घटता तो करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले बाहर हो सकते थे। बताया जा रहा है कि NCR दायरा घटने का सबसे
सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ता। बदलाव की स्थिति में राजस्थान का सिर्फ भिवाड़ी ही एनसीआर क्षेत्र में रह जाता। राजस्थान बदलाव के पक्ष में नहीं था। इसलिए नायब सिंह सैनी ने बताया कि एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित किए जाएंगे। हालांकि ये कहां पर होंगे ये भी अभी तय नहीं किया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। राज्य से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्लान 2041 के लिए सब कमेटी बनी है जो 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। प्लानिंग बोर्ड की 43वीं बैठक अब दिसंबर में आयोजित है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स को बड़ी राहत प्रदान की है और उनके हित में एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के नए संशोधन के तहत 21 जुलाई 2025 या फिर उससे पहले सेवाएं शुरू करने वाले पात्र एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को अब हर महीने 57,700 रुपए की फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें साल में 2 बार महंगाई भत्ते यानी कि डीए बढ़ोतरी का भी लाभ दिया जाएगा। इससे पहले इस सुविधा के लिए 30 जून तक 2023 की कट ऑफ तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया है। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो पहले निर्धारित कट ऑफ की वजह से इस दायरे से बाहर रह गए थे। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना लागू होने के साथ ही संशोधित प्रावधान प्रभावी हो गए हैं और पात्र शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। यदि सेवा के दौरान किसी एक्सटेंशन लेक्चरर या फिर गेस्ट लेक्चरर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उनके परिवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था भी की गई है। यदि किसी कारणवश नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो परिवार को सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया वित्तीय सहायता का लाभ भी दिया जाएगा। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने और नकल गिरोहों पर रोक लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियां तेज कर दी है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कई अहम इंतजाम भी किए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी, जबकि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। एनटीए ने इस बार छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की है। परीक्षा में उम्मीदवारों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि वे प्रश्न पत्र को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं में रफ कार्य के लिए अतिरिक्त स्थान भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। पहले जहां पर केवल 2 पेज दिए जाते थे, अब 4 पेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में गलत तरीके से किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि आधार के उपयोग को केवल पहचान की पुष्टि यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक ही सीमित रखा जाए। याचिका पर केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में 2 प्रमुख तर्क रखे हैं। पहला ये कि आधार अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार नागरिकता या फिर डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। दूसरा, UIDAI की 22 अगस्त 2023 की अधिसूचना में भी साफ तौर पर किया गया है कि आधार केवल नागरिकता, पते या जन्म तिथि का नहीं बल्कि पहचान का प्रमाण है। याचिका में दावा किया गया है कि कई जगहों पर स्कूलों में प्रवेश, संपत्ति खरीद, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं में आधार को उम्र, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसके कारण घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के लिए अन्य दस्तावेज हासिल करना आसान हो सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो अचानक नौकरी खोने की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस योजना के तहत पात्र बीमित कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर 90 दिनों तक उनके औसत वेतन का 50% तक आर्थिक लाभ दिया जाता है। इससे बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे नई नौकरी तलाशने तक अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपए से कम है और जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष तक ESI योजना के तहत योगदान दिया हो। इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ जीवन में केवल एक बार उपलब्ध करवाया जाएगा। बेरोजगारी की स्थिति में 90 दिनों तक कुल औसत वेतन का 50% तक राहत राशि प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में यह लाभ नहीं दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या फिर वह किसी आपराधिक मामले में शामिल हो या उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ली हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नई तबादला नीति लागू होने तक आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण की अनुमति देने का ऐलान किया है। साथ ही रोडवेज डिपो और कार्यशालाओं में कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने, ड्राइवरों की सख्त टेस्टिंग शुरू करने और बस अड्डों की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि नई स्थानांतरण नीति लागू होने तक रोडवेज कर्मचारियों को आपसी सहमति से एक बार तबादले का अवसर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों का समाधान होगा और डिपो में कार्य व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, आवासीय कॉलोनियों के निर्माण, अर्जित अवकाश, बोनस, जोखिम भत्ता, वर्दी एवं जूता भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल विज ने अधिकारियों को इन सभी विषयों पर विस्तृत एजेंडा तैयार कर संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समाधान निकालने के निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी बस अड्डों और डिपो की जमीन का सर्वे कराने तथा अतिक्रमण मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बस अड्डों के भीतर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जा सके। हरियाणा में लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को 22 जून को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग तबादलों का विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। दरअसल हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ यानी हसला के प्रतिनिधि मंडल और स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक जितेंद्र दहिया के बीच एक दिन पहले हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रमोशन और सीनियरिटी लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का मामला भी बैठक में उठा। विभाग ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए गठित समिति को मंजूरी दे दी गई है। वरिष्ठता सूची बनने के बाद पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। संगठन ने मांग किया कि लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। विभागीय अधिकारियों ने इन मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। हरियाणा में न्यायिक और पुलिस प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बड़ी सफलता मिली है। अब सभी न्यायालय कोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समन जारी कर रहे हैं, जिससे कागज रहित न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। पुलिस और न्यायालय प्रणालियों के एकीकरण से नए आपराधिक कानूनों के तहत ई चार्जशीट की स्वीकार्यता 90% से अधिक हो गई है। डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि हरियाणा 7 जून 2026 से राष्ट्रीय नए आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर प्रथम स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस नागरिक केंद्रित सेवाओं के क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और हर समय पोर्टल के माध्यम से राइट टू सर्विस डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। निर्धारित समय सीमा के भीतर 88.84 लाख से अधिक नागरिक आवेदनों का निपटान किया गया है, जिससे हरियाणा पुलिस राज्य के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक सेवा प्रदाता विभागों में शामिल हो गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए सभी हितधारकों को इस गति को बनाए रखने, लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा पुलिसिंग, जांच और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में प्री मानसून सीजन शुरू हो चुका है। मंगलवार को सीकर, बीकानेर में बारिश दर्ज की गई। श्री गंगानगर, चूरू में धूल का गुब्बार छा गया। इधर मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। सीधी, बैतूल, रीवा, सतना में तेज बारिश हुई है। मानसून तेलंगाना के भद्रांचलम में 6 दिन से अटका हुआ है। इस वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो रही है। यहाँ कई हिस्सों में गर्मी लौट आई है। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन तो मध्य प्रदेश, यूपी में मानसून की एंट्री हफ्ते भर बाद हो सकती है। मानसून के कमजोर होने की वजह समुद्र में नमी की कमी नहीं है, बल्कि करीब 15 किलोमीटर ऊपर बह रही हवाओं का असामान्य पैटर्न है। इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये इस बार सामान्य से ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है, जिससे मानसून की गति प्रभावित हो रही है। इधर अरब सागर से उठ रही मानसूनी हवाएं भी 8 जून से अटकी हुई हैं। इस वजह से देश के अंदर पहुंच चुकी मानसूनी हवाओं को पुश नहीं मिल पा रहा है। यानी मानसूनी हवाओं को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ धकेलने के लिए जरूरी प्रेशर नहीं बन पा रहा है। अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों के बीच तकरीबन 5 मिनट तक बात हुई। मीटिंग में दोनों एक साथ बैठे नजर आए। यह मुलाकात 16 महीने के बाद हुई है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति G7 आउटरीच सेशन में भी साथ साथ बैठे नजर आए। दोनों की पिछली मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। G7 समिट के लिए मंगलवार दोपहर एवियन पहुंचने पर मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्वागत किया। इसी बीच मोदी और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी
की बातचीत भी हुई। मेलोनी ने मोदी से कहा, दोबारा मिलकर अच्छा लगा, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस हैं। मोदी पिछले महीने 5 देशों के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रोम में पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। पार्टनर देश के तौर पर शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं मौजूदगी रही है। यह 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी प्रधानमंत्री ट्रंप आज यानी 17 जून की शाम 6:30 बजे द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इस दौरान ट्रेड डील पर चर्चा हो सकती है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल है। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने भारत में अब तक अपना सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे फास्ट और पावरफुल मिड रेंज Redmi फोन बताया है। फोन MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7540 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर 2 दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। फोन हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए हाई परफॉर्मेंस डिवाइस तलाश करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। फोन को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपए रखी गई है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट यानी 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 38,999 रुपए है। लॉन्च ऑफर के तहत SBI, ICICI या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड EMI पर 2,000 रुपए तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। फोन की सेल भारत में 19 जून से शुरू होगी। यह OnePlus Nord 6 और Vivo V70 FE जैसे स्मार्टफोन को टक्कर देगा। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक की तेजी के साथ 76,808 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,989 पर बंद हुआ। FMCG, मीडिया और IT शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 2309 रुपए गिरकर 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 17 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 94 रुपए 58 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।